वाले हैं जीन्स के बारे में। तो जीन्स से रिलेटेड मैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको दे रही हूँ। तो जीन जो होता है, अलग अलग साइंटिस्ट ने इसके अलग अलग डेफिनेशन दी है। तो जीन क्या होता है? सेगमेंट ऑफ डीएनए विच एक्सप्रेस एज अ फंक्शनल प्रोडक्ट। तो हम उसको क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। फंक्शनल प्रोडक्ट क्या हो सकता है? आरएनए और प्रोटीन भी हो सकता है। जो फंक्शनल सेगमेंट होता है जेनेटिक मटेरियल का, उसको भी हम जीन बोल सकते हैं। जीन इज़ अ फंक्शनल सेगमेंट ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन क्या दे सकते हैं? लोकेटेबल रीजन ऑफ द जीनोमिक सीक्वेंस। जो उसका लोकेटेबल रीजन होता है, जो पर्टिकुलर जगह होती है जीनोमिक सीक्वेंस की, जो कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिट होती है ऑफ इनहेरिटेंस की, और उसको भी हम कहते हैं एक जीन। और ये हमेशा क्या होती है? ये हमेशा रेगुलेटरी रीजन से एसोसिएटेड होती है। लोकेटेबल रीजन ऑफ जीनोमिक सीक्वेंस करेस्पॉन्डिंग यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस विच एसोसिएटेड विथ रेगुलेटरी रीजन। तो इस तरह से हम जीन का डेफिनेशन लिख सकते हैं। उसके बाद शॉर्ट नोट्स में अगर पूछता तो इतना सफिशिएंट होता है। उसके बाद अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो जीन होता है हम उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ जीन जो होता है वो जीनोमिक साइज़ पे डिपेंड करता है, लेकिन ये ज़्यादातर प्रोकैरियोट्स के लिए ज़्यादा यूज़फुल होता है। मतलब प्रोकैरियोट्स के लिए ज़्यादा साइज़ से हम देख सकते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स में क्या होता है? कॉम्प्लेक्सिटी होती है जीनोम्स में। तो जीनोम की साइज़ एज वेल एज कॉम्प्लेक्सिटी पे भी डिपेंड करता है। इनफैक्ट जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कई बार इंट्रॉन्स भी होते हैं जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं। तो इसलिए नंबर ऑफ़ जीन्स उसमें कैलकुलेट कर पाना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको याद रखनी है, स्मॉलेस्ट नोन जीनोम जो है वो एम जेनेटेलियम का है। इसमें 470 जो जीन से होते हैं, नंबर ऑफ़ जीन 470 होती है। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। और जो इनका साइज़ होता है, मतलब इनका जो जीनोम साइज़ होता है वो 0.58 MB का होता है। यूकैरियोट्स में देखिए मैं बताया कि जो कोडिंग सीक्वेंस होता है हम उसको एक्सॉन्स बोलते हैं, और जो नॉन कोडिंग और इंटरवेनिंग सीक्वेंस होता है हम उसको इंट्रॉन्स बोलते हैं। तो ह्यूमंस में अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40,000 जीन्स को अभी रिकॉग्नाइज किया गया है, जिसमें जो जीनोम्स का साइज़ होता है वो 3300 MB जो होता है अप्रॉक्सीमेट वेरी करता है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग वैल्यूज़ दी हुई है। तो आप इस वैल्यूज़ के बीच में यहाँ पर रख सकते हैं, इस मतलब ऐसा डाटा रख सकते हैं। अगर आपसे शॉर्ट नोट्स में या आंसर राइटिंग में पूछ रहे हैं कि जीनोम की जो नंबर ऑफ़ जीन्स है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, या उसका जीनोम साइज से या कॉम्प्लेक्सिटी से क्या कनेक्शन है, तो ऐसे टाइम पे आप ये डाटा वहाँ पर रख सकते हैं। कुछ पॉइंट यहाँ पे मैंने और इंक्लूड किया है, जैसे कि मैंने यहाँ पर जीन जो है उसको फर्स्ट किसने बोला था? विलियम। जो टर्म क्वाइंट पूछते हैं ना बहुत सारी जगहों पर कि टर्म किसने दिया है, तो फर्स्ट टर्म जो दिया है वो विल्हेम जोहानसन ने दिया है। और इसको जीन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है वो प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए। इसको सबसे पहले किसने बताया था? इसको एक फिजिशियन थे आर्कीबेल्ड गैरोट। उन्होंने ये बताया था कि जो जीन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो सबसे पहले उन्होंने बताया था। अब उन्होंने कैसे बताया था? उनके पास बहुत सारे ऐसा पेशेंट थे एल्केप्टोनूरिया के। तो उन्होंने बताया कि जो एल्केप्टोनूरिया है ये एक तरह का इनहेरिटेड मेटाबॉलिक कंडीशन है, और उन्होंने हाइपोथाइज किया था कि कोई एंजाइम होता है, वो एंजाइम के एब्सेंस की वजह से होमोजेनेटिक एसिड जो होता है, होमोजेनेटिक एसिड का ब्रेकडाउन नहीं हो पाता, और बिकॉज ऑफ उनका ब्रेकडाउन नहीं हो पाता इसलिए हमें एल्केप्टोनूरिया की कंडीशंस देखने को मिलती है पेशेंट्स में। तो यहाँ पर से जीन का कॉन्सेप्ट निकल के आया। फिर आपने सुना होगा 1 जीन 1 एंजाइम कॉन्सेप्ट, तो इसको दिया था बीडल और टॉटम ने, और जो एक्सपेरिमेंट था वो न्यूरोस्पोरा में किया गया था। और लेकिन इसके बाद जो ये हाइपोथेसिस थी ज़्यादा दिन चली नहीं। तो दूसरी हाइपोथेसिस क्या आई थी कि एक एंजाइम जो होता है वो बहुत सारे डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स का बना होता है। तो ये जो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, जैसे जीन 1 हो गया, तो जो जितने भी पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं वो सब अलग अलग जीन से बने होते हैं। मतलब डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स आर मेड अप ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स। लाइक यहाँ पर मैंने जीन 1 लिखा है, जीन 2 लिखा है, जीन 3 4 5 6 हो सकते हैं, जो मिलके ये सारे जीन्स मिलके क्या बनाएंगे? बहुत सारे मतलब एक पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे, यानी बहुत सारे प्रोटीन्स बनाएंगे, प्रोटीन्स मिलकर पॉलीपेप्टाइड बनाएंगे, और ये पॉलीपेप्टाइड एक एंजाइम बनाएगा। तो इसके बाद क्या थ्योरी आई? उसके बाद आई 1 जीन 1 पॉलीपेप्टाइड
थ्योरी आई थी कि एक जीन होगा वो एक पॉलीपेप्टाइड बनाएगा, लेकिन उसके बाद भी ये क्लियर नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए यूकैरियोट्स में जो एक जीन होता है वो कई सारे पॉलीपेप्स बना सकता है। बहुत सारे जीन्स जो होते हैं वो केवल एक पॉलीपेप्स भी बनाते हैं। अभी मैं एग्जांपल आपको दूंगी जेनेटिक्स में। तो यहाँ पर देखिए मेनी जीन्स होता है और मेनी पॉलीपेप जो है वो क्रिएट करता है बाय मीन्स ऑफ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से ये थ्योरी भी फेल हो गई। अब जैसे एक एग्जांपल आप और देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए एक जीन है वो mRNA बनाता है, तो mRNA जो है वो प्रोटीन बना देता है, नहीं फंक्शनल यूनिट बना देता है। तो ठीक है, ये तो सही हो गया, लेकिन यही जीन tRNA भी बना रहा है और rRNA भी बना रहा है, तो ये तो प्रोटीन नहीं बना रहे हैं। तो इस वजह से ये थ्योरी जो है वो फेल हो गई थी। लेकिन अभी भी क्वेश्चंस जो है वो इससे आते हैं कि जो वन जीन वन हाइपोथेसिस, मतलब वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस को लेके, या जो जीन का उनका कॉन्सेप्ट था वो लेके क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इस तरह से यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसे जीन का कॉन्सेप्ट आया और किसने इसको फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था, और कहाँ पर कौन सा आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहा है, मतलब किस वजह से कौन सा थ्योरी अभी फेल हो रहा है। और एमसीक्यूज़ में इस टाइप के क्वेश्चंस हमें मिलते हैं देखने को, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं।